अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट को। प्रोसेस मैनेजमेंट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूशन की हालत में होता है, यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूशन की हालत में होगी तो उसे हम प्रोसेस कहेंगे। प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? इसमें हमारे पास सीपीयू है, मेमोरी चाहिए होती है, फाइल्स होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इन तमाम चीज़ों की मदद से एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है और अपना काम ख़त्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, उनको देखते हैं। किसी भी प्रोसेस का क्रिएट होना या डिलीट होना, इस तमाम को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज होता है। प्रोसेस क्रिएट तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाती है तो मेमोरी में उसकी ज़रूरत नहीं रहती। जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, जॉब फिनिश हो जाती है, तो उसे मेमोरी से डिलीट करना पड़ता है ताकि हम मज़ीद स्पेस खाली कर सकें नए प्रोसेसेस के लिए। इसलिए प्रोसेस को डिलीट करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जब कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसे मेमोरी से रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है कि किसी भी प्रोसेस का सस्पेंशन एंड रिजम्पशन की हालत में जाना। ऐसा कब होता है? जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस वक्त अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से जो लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसे सस्पेंड कर देता है ताकि वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को डील कर सके। उस प्रोसेस को सस्पेंड करने के बाद उसका लास्ट जो स्टेटस होता है वो सेव कर लिया जाता है, और जब एग्जीक्यूट करना होता है प्रोसेस को पहले वाले को तो अगेन उसे रेज्यूम कर लिया जाता है। इस सिचुएशन को हम सस्पेंशन एंड रिजम्पशन का नाम दे रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन के लिए भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अगर दो प्रोसेसेस हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से डाटा शेयर करने की ज़रूरत है, फाइल शेयर करने की ज़रूरत है, तो उन्हें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पेश आएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल है कि हम प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करवा सकें, जिसे हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का नाम भी देते हैं। ये वाया मैसेज पासिंग मॉडल होता है या फिर शेयर्ड मेमोरी के तरीके से भी कम्युनिकेशन करते हैं प्रोसेसेस। लास्ट पे हमारे पास है प्रोसेस मैनेजमेंट में कि ये डेडलॉक को हैंडल करने में भी मदद देता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए होता है वो किसी दूसरे प्रोसेस के पास होता है, और उस प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए होता है वो उससे नेक्स्ट वाले प्रोसेस के पास होता है, और जो लास्ट प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए होता है वो पहले के पास होता है। इस तरह राउंड रोबिन में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, यानी कोई भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा। सबको जो रिसोर्सेज चाहिए वो नेक्स्ट वाले प्रोसेस के पास हैं, जिसकी वजह से कोई जॉब कंप्लीट नहीं हो रही। ऐसी सूरत हाल में डेड लॉक आ जाता है, यानी कि हमारा सिस्टम जो है वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करते हैं ताकि डेडलॉक आए ही ना, और अगर आ जाए तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उससे कैसे बचा जाए, उसका हल कैसे निकाला जाए। ये सारी सिचुएशन जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्रोसेस मैनेजमेंट में मैनेज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी की मैनेजमेंट की भी ज़रूरत डेफिनेटली हमें पेश आती है क्योंकि हमारी रैम का साइज़ कम होता है। उसके लिए उसको यूज़ करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। हमारी जो रैम है वो यूज़ होती है प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए।
बाज़-औक़ात ऐसा होता है, रैम का साइज़ चूँकि कम होता है, तो हमें हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट जो है वो वक़्ती तौर पर हमें मेमोरी में शामिल करना पड़ता है, उसे हमें मेमोरी बनाना पड़ता है। उसको हम वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है? जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है और उसे हमें टर्मिनेट सस्पेंड करना होता है थोड़ी देर के लिए, ताकि हम हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को डील कर सकें, तो नए प्रोसेस को मेमोरी में लोड करने के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड होती है हमें, जिसमें हमारा प्रीवियस प्रोसेस मौजूद है। उस प्रीवियस प्रोसेस को जिसको सस्पेंड किया जा रहा है, उसे कुछ देर के लिए स्वैप कर दिया जाता है मेमोरी से और हार्ड पर वर्चुअल मेमोरी में रख दिया जाता है। जैसे ही रैम के अंदर स्पेस फ्री होती है, उस प्रोसेस को वापस लोड करना होता है मेमोरी में, जिसे हमने स्टॉप किया था, उसे स्वैप इन कर लिया जाता है। यानी कि स्वैपिंग के ज़रिए जो है वो हम प्रोसेस को मेमोरी से निकालते हैं और फिर उसके बाद जो है वो वापस स्वैप इन भी कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी के अंदर। वर्चुअल मेमोरी हमारी हार्ड का एक पार्ट है, जिसे हमने वक्ती तौर पर मेन मेमोरी में शामिल किया है, हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की वजह से ही उस प्रोसेस को स्वैप आउट किया जाए। हो सकता है वो प्रोसेस जो है हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन को परफॉर्म करने में बिजी हो, इस वजह से भी उसे स्वैप आउट कर दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोसेस हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रहा हो, इसलिए भी उसे स्वैप आउट कर दिया जाता है। दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद उस प्रोसेस को स्वैप इन कर लिया जाता है। इसमें जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान में चेंज होती रहती हैं, और जितनी अमाउंट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में चेंज होती हैं आपस में, मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान में उनको स्वैप आउट किया जाता है और स्वैप इन किया जाता है। इस तमाम इंस्ट्रक्शन और डाटा की अमाउंट को हम कहते हैं कि ये एक पेज है, जितनी अमाउंट हमने एक वक्त में एक्सचेंज की मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान में। और इस प्रोसेस को पेजिंग कहेंगे हम, जिसमें हम जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन स्वैप इन कर रहे हैं, स्वैप आउट कर रहे हैं, इस स्वैपिंग के प्रोसेस को हम पेजिंग कहेंगे। अब इस सिचुएशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज़ाहिर है उसका कुछ टाइम वेस्ट होता है। जब हम डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर, या मेमोरी से निकाल रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, इस दौरान जो टाइम वेस्ट होता है, उस टाइम को हम कहते हैं कि ये थ्रेशिंग है। इसके अंदर हमने पेज की डेफिनेशन देखी कि पेज किसे कहते हैं। इस प्रोसेस को, जो स्वैपिंग का प्रोसेस है, उसे हम पेजिंग कहते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि थ्रेशिंग किसे कहते हैं। जो टाइम वेस्ट होगा स्वैपिंग के दौरान, उसे हम थ्रेशिंग कहेंगे। अब मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम देखते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी पार्ट्स का ट्रैक रखता है कि कौन से मेमोरी पार्ट जो हैं वो यूज़ हुए और वो किसने यूज़ किए, कौन से रिसोर्स ने यूज़ किया, कौन से मेमोरी पार्ट्स जो हैं वो इस वक्त यूज़ में हैं और उनको कौन यूज़ कर रहा है। ये सारा ट्रैक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी ट्रैक रखता है कि कौन से प्रोसेस को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। आया हाई प्रायोरिटी वाले को पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे, या फिर शॉर्टेस्ट जॉब को पहले हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, या फिर जो जॉब जो है वो पहले आई है हमारे पास क्यू में, उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। ये डिसाइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मा है, ये डिसीजन उसी ने लेना है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी डिसाइड करने का जिम्मेदार है कि किस प्रोसेस को जो वो है कितनी मेमोरी एलोकेट करनी चाहिए। जिस प्रोसेस को जितनी मेमोरी नीडेड होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो उसको उतनी मेमोरी एलोकेट करे। अब मेमोरी एलोकेट तो कर दी, लेकिन उसको डी एलोकेट भी करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। यानी जब ज़रूरत होती है तो मेमोरी की डी एलोकेशन भी की जाती है बाज़-औक़ात, जैसा कि हमने वर्चुअल मेमोरी के अंदर देखा। वहाँ पर हम मेमोरी को एलोकेट भी कर रहे हैं, डी एलोकेट भी कर रहे हैं। उसके अलावा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उस प्रोसेस से को जो मेमोरी दी हुई होती है वो हम वापस ले लेते हैं। इसे मेमोरी की डी एलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकेंडरी स्टोरेज की मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज हमारी जो हार्ड होती है उसे हम
सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। जो मेन मेमोरी होती है हमारी वो वोलेटाइल होती है, और जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है वो वोलेटाइल नहीं होती, वो हमारे पास जो है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकती है। इसलिए हम जो है वो हार्ड को भी यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ताकि डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर किया जा सके उसके अंदर, और डाटा का बैकअप भी रखा जा सके। बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं हमारे पास वो डिस्क को एज अ प्रिंसिपल स्टोरेज मीडियम जो है वो यूज़ करते हैं, प्रोग्राम के लिए भी, डाटा के लिए भी। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज के मैनेजमेंट में हमारे पास जिम्मेदार किन चीज़ों के लिए वह उसको देख लेते हैं हम। फ्री स्पेस मैनेजमेंट, जो खाली उसके अंदर जगह होती है हार्ड के अंदर, कुछ तो एलोकेट की हुई है ना, जो बाकी खाली है उसको भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा स्टोरेज की एलोकेशन और डी एलोकेशन भी करता है, यानी कि कोई भी चीज़ जब हमने स्टोर की तो उसको जो मेमोरी दी, हमने कोई भी डाटा स्टोर किया, कोई हमने फाइल स्टोर की, उसको जो हमने जगह दी उसके अंदर मेमोरी के, उसको एलोकेशन कहते हैं। और जब हम उस फाइल को डिलीट कर देंगे या वहां से मूव कर देंगे तो उस वक्त जो है वो मेमोरी की डी एलोकेशन भी की जाएगी। उसके अलावा अगर हमने वर्चुअल मेमोरी के तौर पर कुछ हिस्सा लिया है हार्ड का, तो उसे भी एलोकेशन और डी एलोकेशन में हम कहेंगे कि हमने इतनी मेमोरी जो है वो एलोकेट की थी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, उसके अंदर वेट करने के लिए, और फिर हमने वो डी एलोकेट कर ली। उसके अलावा डिस्क की जो स्केजुलिंग है वो भी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में ही आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स में ये हमारे पास एक अहम कंपोनेंट है, जिसके अंदर हम इनपुट आउटपुट सिस्टम्स को और डिवाइसेस को मैनेज करते हैं। ये हमें सिंपलेस्ट इंटरफेस एंड कंकरेंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि इसको इस्तेमाल करना आसान है, इसके अंदर एरर्स की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम से मैनेज किया जा रहा होता है। इसमें हमारे पास क्या क्या शामिल होता है? इसमें हमारे पास बफर कैशिंग सिस्टम, a general device driver interface और ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक हमने हार्डवेयर डिवाइस लगाई है या जनरल लगाई है, उन तमाम के लिए हमारे पास ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं और एक्टिवेट किया हुआ होता है उनको ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, ताकि हम जो है वो उस डिवाइस को, उस इनपुट आउटपुट जो भी है रिसोर्स है हमारे पास, उसको हम इजीली यूज़ कर सकें। और बफर कैशिंग सिस्टम भी इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है। बफर हमारे पास एक छोटी सी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटेशन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, जो किसी क्रिएटर ने क्रिएट की है, वो हमारे पास एक फाइल होती है। ये कोई भी हमारे पास म्यूजिक की फाइल हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, वर्ड एक्सेल वगैरह की। और a file management system is a software that provides services to the user and applications related to the use of file। यानी कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो यूज़र और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है जो हमें सर्विसेज देता है, ताकि उसको फाइल को यूज़ करना, उस पर मैनिपुलेशन करना आसान बनाया जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें हमारे पास फाइल क्रिएशन, फाइल डिलीशन, डायरेक्टरी क्रिएशन और डायरेक्टरी डिलीशन शामिल हैं। फाइल क्रिएशन और डिलीशन, जब हमारे पास कोई भी फाइल जो है वो क्रिएट की जाती है, तो जब उसका काम हम फिनिश कर लेते हैं, रैम से उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो फाइल को डिलीट भी करवाते हैं। उसके साथ फाइल की डायरेक्टरी भी क्रिएट और डिलीट होती है। डायरेक्टरी के अंदर रिगार्डिंग फाइल इंफॉर्मेशन होती है, यानी उसका मेटा डाटा होता है, उसका पाथ होता है, उसकी स्टोरेज की एलोकेशन, उसका एड्रेस वगैरह, वो तमाम मालूमात फाइल की डायरेक्टरी में स्टोर की जाती हैं। मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, इनकी इंफॉर्मेशन को हम आपस में चेंज भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन पर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं फाइल मैनेजमेंट के अंदर। मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज, हम उन फाइल्स को जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज पे भी मैप कर सकते हैं, फाइल्स का बैकअप भी ले सकते हैं। ये इतने काम जो हैं हमारी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम। जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है तो उसे प्रोटेक्ट करने का इंतज़ाम भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है वाया पासवर्ड और
पिन कोड्स, किसी भी तरह से जो है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसको कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र जो है वो एक्सेस ना कर सके, किसी भी किस्म की उसमें चेंजेस ना ला सके या डाटा को या फाइल्स को हैक ना कर सके। अगर एक सिस्टम में मल्टीपल यूज़र्स हैं हमारे पास तो उस सिस्टम को लाजमी तौर पर जो है वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए ताकि तमाम यूज़र जो हैं वो एक दूसरे की एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर ना कर सकें, प्रोसेसेस के दरमियान जो है वो डाटा में जो है वो ख़राबी पैदा ना कर सकें, उसमें ऐसे चेंजेस ना ला सकें जो कि दूसरे यूज़र के लिए वो हार्मफुल हों। ये कैसे किया जाता है? ये हम प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म के ज़रिए करते हैं जिसकी फैसिलिटी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होती है। अब प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो उसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन सिस्टम में हमारे पास प्रोटेक्शन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड यूजेज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस काबिल होना चाहिए कि वो ऑथोराइज्ड और अनऑथोराइज्ड यूज़र को जो है वो डिस्टिंग्विश कर सके, उसके दरमियान में फ़र्क कर सके, उसे पता चल सके कि आया ये यूज़र जो है वो इसी सिस्टम का यूज़र है या कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है वो इस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। स्पेसिफाई द कंट्रोल्स दैट आर टू बी इम्पोज्ड, उन कंट्रोल्स को स्पेसिफाई कर सके जिनको उसने लागू करना है, और प्रोवाइड द मीन्स ऑफ इन्फोर्समेंट, ऐसे हमारे ज़राए फराहम कर सके, ऐसा तरीक़ाकार की वजाहत कर सके जिनके ज़रिए से वो कंट्रोल जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सकें, इन्फोर्स किए जा सकें ऑपरेटिंग सिस्टम में, ताकि यूज़र को उसे यूज़ करने में आसानी हो और सिस्टम जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी प्रोसेस या कोई भी यूज़र एक दूसरे की सिक्योरिटी एरिया में इंटरफेयर ना कर सके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्किंग। अब ये तो हम पहले बात कर रहे थे सिंगल सिंगल कंप्यूटर की। जब हम नेटवर्किंग में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो क्या वहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी कोई हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, वहाँ पर भी हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं इसके तरीक़ाकार अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। ऐसी सहूलियात अवेलेबल हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसर दैट डू नॉट शेयर मेमोरी और क्लॉक, यानी कि ये ऐसे कलेक्शन है ऐसे प्रोसेसर्स की और ऐसे सिस्टम्स की जो कि अपनी मेमोरी भी शेयर नहीं करते, अपना क्लॉक भी शेयर नहीं करते। ऐसी सूरत हाल में हम क्या कोई एडवांटेज ले सकते हैं दूसरे कंप्यूटर का? बिल्कुल, हम वहाँ से उसके रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज शेयर करने से जो है वो हमें क्या एडवांटेज हासिल होंगे, हम देख लेते हैं। ये तमाम जो सिस्टम है वो नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़रिए से आपस में जुड़ा हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इनकी एक्सेस जो है वो हमें उससे हमें क्या एडवांटेज हासिल होते हैं? उससे हमारी कंप्यूटेशन स्पीड अप होती है, उससे हमारी डाटा की अवेलेबिलिटी बढ़ती है और उससे हमारी रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। डाटा भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है बहुत सारे डिफरेंट पीसेस को, चूँकि हम नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो एक के पास जो डाटा है वो दूसरा कंप्यूटर जो है वो ईज़िली यूज़ कर सकता है। उसके अलावा रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, एक सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो दूसरा सिस्टम जो है वो उसकी जगह ले लेता है, उसकी जगह काम करना शुरू हो जाता है, या उस डाटा की कॉपी जो है, फाइल की कॉपी उसके पास अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से डाटा लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारी रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये हमारे पास एक डायग्राम अवेलेबल है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के तमाम वो कंपोनेंट्स जो हमने वन बाय वन डिस्कस किए हैं वो अवेलेबल हैं। फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, जो तमाम हमने डिस्कस किए हैं वन बाय वन वो तमाम इसमें अवेलेबल हैं इस डायग्राम के अंदर। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।